Student, welcome beta. पार्ट नंबर 5 नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। सो लास्ट जो टॉपिक हमने इलेक्शन सिस्टम का पढ़ा था बेटा, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था, दैट है ईपीआईसी। रिपीट कर रहा हूं, ईपीआईसी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा टीएन सेशन ने। 1990-96 पीरियड के बीच में ये हमारे 10th इलेक्शन कमिश्नर रहे थे और 1993 में अपने पीरियड के टाइम बेटा उन्होंने इसको इशू किया था। इसके अलावा दो चीजों के लिए और जाने जाते हैं। पहला है तो हो ही गया बेटा ईपीआईसी, उसके बाद दूसरा है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन में कैसे किसी को क्या क्या रूल फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, ये चीजें डिस्क्राइब करता है, जिससे बड़ी स्केल पे इलेक्शन को कंट्रोल किया गया, साफ सुथरे फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लगे। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं बेटा एक और तीसरी बात है जो है लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर्स, यानी एक एमपी एमएलए इलेक्शन में कितना खर्चा करे, इस चीज को भी बेटा उन्होंने उस टाइम लिमिट किया। और 1999 के जो इलेक्शंस हैं 1488 कैंडिडेट उस टाइम डिस्क्वालीफाई इसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टीएन सेशन को काफी इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमिश्नर माना जाता है जिसने बड़े बदलाव इंडियन इलेक्शन में किए। चलिए उसका नाम याद रखना बेटा, 1993 ईपीआईसी के अकॉर्डिंग है। चलिए आते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब बात करते हैं बेटा इलेक्शन का एक अगला स्टेप है कि नॉमिनेशन। अब कैंडिडेट अपना फॉर्म जो भरता है उसको नॉमिनेशन बोलते हैं, जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में। तो वी नोटेड अबाउट दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस। दिस हैपन ओनली व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट और नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एनीवन टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। तो कोई भी बेटा कंटेस्ट कर सकता हो, इलेक्शन को लड़ सकता हो, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो इसी को हम कहीं ना कहीं रियल चॉइस मानते हैं। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, और यही हमारा इलेक्शन प्रोवाइड करता है बेटा। एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बी कम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। तो कोई वोटर है वो कैंडिडेट इलेक्शन भी बन सकता है, बट वोटिंग एज 18 है। बाकी अदर इलेक्शंस में बेटा एज थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, राइट। किसी में आपकी 25 है, 30 है, 35, ये तीन एजेस हैं अलग अलग एरियाज के, आगे हम डिस्कस करेंगे नहीं। The only difference is that in order to be candidate the minimum age is 25। अब सबसे मिनिमम एज रखी इलेक्शन के लिए 25 और वोटिंग के लिए 18। तो while it is only 18 for the being a voter, there are some other restriction on criminals। अगर आप क्रिमिनल हैं तो भी आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, आपने कभी जेल गए हैं, क्राइम किया है, तो भी आप रिस्ट्रिक्शन, आप एज ए कैंडिडेट खड़े होते वोटिंग राइट आपको रहेगा बाद में जब आप अपना सजा बरा पालेंगे। ठीक है, but these apply in the very extreme case and political parties nominate their candidate who get the party symbol in support। अब देखिए नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं तो पहला नॉमिनेशन हम बात करते हैं बेटा पार्टी के थ्रू होता है। पार्टी किसी कैंडिडेट को अपने लिए खड़ा करती है तो उसमें पार्टी का सपोर्ट क्या मिलता है, पार्टी का सिंबल यूज कर सकता है और पार्टी उसके लिए वर्क भी करती है, पार्टी सपोर्ट मिलता है। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। तो पार्टी किसी कैंडिडेट को चूज करती है तो उसको हम कहते हैं उसने टिकट दी है। आपके जैसे किसको टिकट मिली है, हम ये क्वेश्चन कई बार हम नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं। तो बेटा जो पार्टी नॉमिनेशन है उसको हमारे लोकली हम क्या बोलते हैं, टिकट। यानी वो पर्सन किसी पार्टी से नॉमिनेटेड है, उस पार्टी के झंडे के नीचे लड़ेगा, उस पार्टी की पॉलिसी के साथ लड़ेगा, राइट। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट इन इलेक्शन हैज टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। अब देखिए बेटा ये तो पार्टी नॉमिनेशन का दूसरा दिया नहीं है, एक फ्री कैंडिडेट भी खड़ा होता है। कोई पार्टी आपको समर्थन नहीं कर रही तो आप फ्री कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई अलग सिंबल इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नॉमिनेशन फॉर्म हम कहते हैं सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है कैंडिडेट को, जो एक लिमिटेड जो लास्ट डेट होती है उससे पहले आपको सबमिट करना होता है इलेक्शन से पहले। एंड गिव सम मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जिसमें आपकी नॉर्मल डिटेल होती है बेटा, एज, आपका एड्रेस, आपका एजुकेशन और सब कुछ होता है, इसके साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और जमा करना पड़ता है। इसका भी एक प्रोविजन है, रीजन है कि ज्यादा लोग अप्लाई ना करें, नॉमिनेशन फॉर्म ना भरे, जो इंटरेस्टेड है, जो रियल में काम कराते हैं वही इसमें आते हैं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो देखिए मैंने नीचे यहां नोट कर रखा है, उस चीज को देख लीजिए। असेंबली इलेक्शन है, जो असेंबली यानी स्टेट इलेक्शन, तो 10,000 जनरल इलेक्शन के लिए और 5,000 SC ST के लिए बेटा। अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टेट एमएलए इलेक्शन लड़ रहा है तो 10,000 सिक्योरिटी है और SC ST है तो उसके लिए 5,000 आधी है। ऐसे सेंटर के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो बेटा ये बढ़ जाती है, वहां 25,000 फॉर जनरल और हाफ 12,500 फॉर ST ST कैंडिडेट। ओके, तो SC ST के लिए लगभग हाफ सिक्योरिटी जाती है और जनरल के लिए थोड़ी ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, और ये सिक्योरिटी का एक लॉजिक है जो हमने पीछे पढ़ा है बेटा। 1/6 अगर वोट मिलता है आपको, 1/6 टोटल वोटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है बेटा, 1/6 अगर आप लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी आपको रिटर्न हो जाती है, चाहे आप जीते या ना जीते। ठीक है, और अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिले तो ऑटोमेटिकली ये सिक्योरिटी आपकी डिपॉजिट हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, ये रिटर्न नहीं होगी, इसलिए इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा है। चलिए आगे चलते हैं।
सो दो चीज होगी, नॉमिनेशन फॉर्म, सीक्रेट डिपॉजिट। इसके साथ हम बेटा एक तीसरी चीज की बात करते हैं जो है एफिडेविट, जिसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसको वैसे हम बोलते हैं एफिडेविट। एक तीसरा डॉक्यूमेंट और ऐड हुआ बाद में बेटा रिफॉर्म्स के लिए कि अब हर एक जो कैंडिडेट उसको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है, साइन किया हुआ, कि उसमें उसका एजुकेशन है, उसका क्रिमिनल केस का रिकॉर्ड है, उसकी पूरी फैमिली की इनकम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ उसमें गिवन होता है। तो इसके ऊपर भी उनके साइन होते हैं। अगर ये भी कहीं गड़बड़ हो, इसमें गलती हो, इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है, जीतने के बाद भी उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है। ठीक है, तो तीन चीजें होती है नॉमिनेशन टाइम में, पहले नॉमिनेशन फॉर्म, दूसरा सीक्रेट डिपॉजिट और तीसरा क्या होगा, एफिडेविट। चलिए, रिसेंटली न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया बेटा, ये गवर्नमेंट तो नहीं लाना चाहती है, हमारे नेता नहीं लाना चाहते, बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसाइज करके इस चीज को ऐड किया नॉमिनेशन के टाइम। सो एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन, गिव फुल डिटेल। अब क्या क्या डिटेल होती है इसमें, नॉर्मली यहाँ 3 डिटेल दिए बेटा। सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, उसके अगेंस्ट कोई सीरियस केस है तो उसको एफिडेविट में लिखना होगा। डिटेल ऑफ एसेट, यानी आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, एसेट और लायबिलिटीज, आपके कोई कर्जा है, दोनों डिटेल आपको देनी होगी। कैंडिडेट एंड हिज हर फैमिली, अपना और अपने परिवार, सारा क्या एसेट, उनकी इनकम, सैलरी, सब कुछ देनी होगी बेटा। और तीसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी आपको बताना होगी ताकि कॉमन पीपल आपको जज कर सके आप ऐसे कैंडिडेट कैसे हैं, आपका कैरेक्टर कैसा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, आप उस देश के लिए कुछ कर पाएंगे। देखिए, दिस इन्फॉर्मेशन हैज बीन मेड पब्लिक। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन बड़ा पब्लिक होती है, न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है, इवन इलेक्शन की वेबसाइट में मिलती है, जिससे लोग वहां डाउनलोड करें, इसको चेक कर सके। दिस प्रूव द प्रोवाइड ऑप्शनिटी टू द वोटर टू मेक ए डिसीजन ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द कैंडिडेट। तो इसी इन्फॉर्मेशन पे वो अपने वोटर अपने डिसीजन ले सकते हैं, इसको वोट देना या नहीं देना है। यहाँ पर 3 नाम लिखे हैं मैंने। अभी ये करंट इलेक्शन कमिश्नर है, 2020 की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो अभी सुनील अरोड़ा सबसे पहले, 3 होते हैं बेटा इलेक्शन में, पावर बराबर है, सब कुछ बराबर है इनका, बट इनमें एक जो सीनियर है उसको बेटा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। ठीक है, इसका सेकंड है अशोक लवासा और तीसरे हैं सुशील चंद्रा। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया है, एजुकेशन का है, एजुकेशन फॉर द कैंडिडेट। तो इसको मैं समअप कर रहा हूं, वैसे ही आप पढ़ लेना कि देखिए हर एक चीज के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, बट पॉलिटिक्स में एज ए कैंडिडेट इलेक्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है बेटा। तो उसके लिए लॉजिक लिया कि इसमें डिसीजन लेना है, और इस डिसीजन के पीछे हम बात करते हैं, एजुकेशन का बाउंडेशन नहीं है बेटा। बट अभी हम बात करते हैं धीरे धीरे जो कंडीशन चेंज हो रही है, कुछ स्टेट्स ने जो 30 ईयर गवर्नमेंट उसमें एजुकेशन को बेटा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना है। हरियाणा भी इसमें नंबर 1 है। अभी जो हमारे पंचायत इलेक्शन हुए थे लास्ट हरियाणा में, तो उसमें सरपंच वगैरह के 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी गई थी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी हो लोकसभा स्टेट सिलेक्शन में, बट अभी तक बेटा ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वेश्चन को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट अनदर रीजन इट वुड बी मीन डिप्राइंग। और देखिए इसमें एक और रीजन है कि एजुकेशन को वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट नहीं किया कि एजुकेशन को क्राइटेरिया माने, अनपढ़ आदमी भी अच्छा फैसला ले सकता है, अनपढ़ आदमी डिसीजन ले सकता है। काम तो इसके नीचे ICS IAS करते पढ़े लिखे बहुत है, बड़ी टीम होती है बेटा पॉलिसी बनाने के लिए, पर डिसीजन एक दिमागदार आदमी लेता है, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो। इसके पीछे एक लॉजिक और दिया है कि इलेक्शन में, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा ना, उसका एजुकेशन वगैरह अपनी देनी पड़ती है सारी, तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को अनपढ़ आदमी नहीं चाहिए तो उसको वोट ना दे सिंपली। तो अगर उस अनपढ़ आदमी को सारा एरिया वोट करा तो इट मीन्स दे गिव द पावर टू ऑफ द डिसीजन टू दैट पर्सन। तो इसके पीछे एक अच्छा पॉइंट है, लॉजिक ये कि अगर अनपढ़ आदमी को चूज करते तो अनपढ़ आदमी डिसीजन लेगा उनके लिए। अगर एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो वहां के लोकल वोटर्स उसको वोट नहीं देंगे। क्यों, इसे क्लियर। चलिए मेरे नेक्स्ट पेज पे आपके यहाँ एक सिंपल इलेक्टोरल रोल दिया है जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है, और इसमें नीचे देखिए आपको लिस्ट दे रही है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का कोड है S16 मिजोरम, और उसमें देखिए यहाँ नंबर दिया है, सेक्शन नंबर नेम, और यहाँ उसके नेम है, ये इसमें FH हस्बैंड फादर वगैरह दिया है, नेम दिया है, फिर उसका मेल फीमेल, नेम ऑफ रिलेशन दिया है, सॉरी ओके, फिर एज दिया है, फिर EPIC नंबर। ये नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके हर एक इलेक्शन फॉर आइडेंटिटी कार्ड पे, ये नंबर होता है बेटा। ठीक है, चलिए कम टू नेक्स्ट पेज। यस बेटा, अब आते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग। तो नॉमिनेशन तो फाइल हो गया, अब हम निकलेंगे इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद बेटा इलेक्शन कैंपेनिंग से पहले एक लंबा कैंपेनिंग चलता है, जिसमें हर आदमी अपनी पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए सपोर्ट के लिए यहां वहां ट्रेवल करते हैं, भाषण देते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट है इलेक्शन कैंपेनिंग। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव
and the government and the policy they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative. तो कौन बेटर है इस रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक ओपन कंपटीशन होता है बेटा, और हर एक पार्टी हर एक कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि अपना वो कैंपेन कर सके, कॉमन पीपल वोटर्स तक वो जा सके. विच पार्टी विल बी मेक ए बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज द गुड पॉलिसी, दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग द इलेक्शन. का इलेक्शन कैंपेनिंग यही होता है बेटा, अपनी पॉलिसी के बारे में वो कॉमन पीपल के पास जाते हैं और वोट की डिमांड करते हैं. चलिए, इन अवर कंट्री सच कैंपिंग टेक प्लेस फॉर 2 वीक. हमारे यहाँ इसका पीरियड कितना दिया है? 2 वीक. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा, इसको नोट करना प्लीज. 2 वीक का पीरियड है बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग. देखिए, और 2 वीक का पीरियड क्या है? फाइनल लिस्ट अनाउंस होगी और पोलिंग डे, उसके बीच में ही आपका पीरियड होगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट विद वोटर एंड पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन. तो इसको नोट करना, पोलिंग और ये 2 पॉइंट भी देख लेना बेटा. सो कॉन्टेक्ट विद द वोटर, वोटर से कॉन्टेक्ट करेगा, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस करेंगे, मीटिंग वगैरह करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्ट, लोगों को इकट्ठा करते हैं, मोबिलाइज करते हैं. ठीक है. दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यूज पेपर एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज. और इलेक्शन के रिलेटेड बेटा कहते हैं न्यूज पेपर, मीडिया, ओके, हर चीज को वो बड़ी स्केल पे यूज करते हैं. Put election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for election months before they actually take place. तो वैसे तो बेटा लीगली हम बात करते हैं 2 ही, बट आजकल तो अब इस करंट एरा की बात करें, अभी 5-10 साल की बात करें, तो एक इलेक्शन खत्म होकर अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती है. पर अर्ली पीरियड में 20-30 साल पहले की बात करें तो कुछ महीने पहले ही बेटा पार्टी स्टार्ट कर देती, स्ट्रेटेजी बना लेती हैं, अपने एरिया प्रमुख बना देती है, जो वहां पॉलिसी कैंपिंग करेंगे या लीडर सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी तैयारी पहले शुरू हो जाती है. बट इलेक्शन के टाइम ये 2 वीक का पीरियड एज ए कैंपिंग दिया जाता है. ठीक है. चलिए, ऊपर दिया है, इन इलेक्शन कैंपिंग पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशू. बड़े इश्यूज पे बेटा फोकस करती है और उन इश्यूज के रिलेटेड अपनी पॉलिसी को डिस्क्राइब करती है कि हम इन इश्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर वोटर जज करता है. They want to attract the people, public to the issue and get them vote for the party on the basis. Let us look at some of these suggestion slogan. आपको स्लोगन या एग्जाम्पल दिए जो बड़े बड़े इशू रेज किए गए. कभी ये बेटा एज इट इज आते हैं या मैच द कॉलम, इनमें दोनों में आते हैं बेटा, इनको अच्छे से कर लेना प्लीज. पहला दिया कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन गरीबी हटाओ, जो आज राहुल गांधी आज भी दे रहा है. 1971 का है बेटा, ये लोकसभा इलेक्शन में दिया गया था, गरीबी हटाओ. और अगर हम कहते 2019 की बात करें तो अभी भी कांग्रेस में राहुल गांधी का ये दोबारा यूज हुआ था, गरीबी हटाओ. तो कई साल होगी, 50 ईयर्स होगी, अब भी गरीबी नहीं हटी है. चलिए, पर ये इनका स्लोगन है. द पार्टी प्रॉमिस टू रिओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री. तो उन्होंने कहा कि हम हर चीज को प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, हम हर चीज को रिओरिएंट करेंगे, दोबारा सेट करेंगे और पॉवर्टी को रिमूव करेंगे. नेक्स्ट है, सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी. तो ये जनता पार्टी का बेटा सारे छोटे पार्टीज मिलके, दल मिलके इन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे. इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1977 द पार्टी प्रॉमिस्ड अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज. तो जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जो बड़े बदलाव किए थे, उनको अंडू उल्टा करने की इन्होंने प्रॉमिस दिया, और रिस्टोर सिविल लिबर्टी, आम आदमी की लिबर्टी फ्रीडम दोबारा रिस्टोर करने की इन्होंने बात की. तीसरा है द लेफ्ट फ्रंट. ये आपके कम्युनिस्ट हैं, जो अब सिर्फ केरल में है, बाकी से पहले त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, कई जगह होती है इनकी गवर्नमेंट, बट आज ओनली यही है. तो जब बंगाल में इनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम का बात है बेटा, दे यूज टू स्लोगन, उन्होंने स्लोगन दिया लैंड टू द टीलर्स, यानी जो बोता है उसी का खेत होगा. इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड 1977 में उन्होंने बेटा ये स्लोगन दिया था. नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस. तेलुगु आ गया, एन टी रामाराव का बेटा स्लोगन ये. द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983. तो 1983 में तेलुगु देशम पार्टी ने ये स्लोगन दिया था, दैट इज प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट. ये तेलुगु का सेल्फ रिस्पेक्ट हम बनाए रखेंगे और तेलुगु को जो यहाँ का कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, उन सब चीज को सपोर्ट करेंगे. इसके साथ बेटा हम बात करते हैं अभी लास्ट जो 2 लोकसभा इलेक्शन हैं 2014, 2019 की बात कर रहे हैं. इसमें भी कई स्लोगन यूज हुए हैं. ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, ओके, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कई स्लोगन्स हैं जो पॉलिटिक्स में या हर जगह यूज होते हैं. तो इसके रिगार्डिंग हम कहते हैं अभी करंट में 2 योजना हम बात करते हैं. 14 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और 2019 की बात करें उसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी. इनके भी स्लोगन कई बार करंट में पूछे जाते हैं. इन स्लोगन्स को प्लीज थोड़ा चेक कर लेना और करंट के भी स्लोगन चेक करना 2019 में. ठीक है, अलग अलग पार्टी के स्लोगन से. In a democracy, it is the best to leave political party and candidate free to conduct the election campaign. The way is what to, but it is something necessary to regulate campaign. अब देखिए, सबको फ्री तो है, अपने हिसाब से कैंपेन करो, बट हम कहते हैं इनको रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि इस कैंपेन में कई बार पैसा और पावर इनको बड़ा यूज करते हो
और कई बार चीटिंग प्रैक्टिस भी यूज करते हैं, तो एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट गेट ए फेयर एंड इक्वल। तो इसका क्यों रेगुलेट करना जरूरी है? ताकि हर चीज फेयर और इक्वल हो। या बेटा नीचे मैंने वो पीरियड दिया नॉमिनेशन का, प्लीज इसको चेक कर लीजिए या नोट्स लिख लेना इसका। पहला है नॉमिनेशन 2 डे बिफोर विड्रॉ, ठीक है। नॉमिनेशन है तो 2 दिन इसके बाद मिलते हैं विड्रॉ के। अगर आप अपना फॉर्म ले सकते हैं 2 दिन में वापस कर सकते हैं, कैंडिडेट के रूप में हट जाएंगे, आपको आपकी जो सिक्योरिटी मांड वापस मिल जाएगी। 2 दिन बाद ये नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके बाद आपको इलेक्शन लड़ा होगा। 14 दिन का फिर हम कहते हैं बेटा कैंपिंग होता है 2 वीक का, एंड क्लोज बिफोर। और पोलिंग यानी जिस दिन वोट कास्ट होंगे उससे 48 आवर्स, इसको नोट कर बेटा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 48 आवर्स यानी 2 दिन पहले बेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको प्लीज नोट कर लेना। 14 डेज का कैंपिंग होता है और नॉमिनेशन के 2 दिन बाद तक आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं बेटा इसको रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है। तो उसका रीजन दिया है कि फेयर एंड इक्वल चांस हो सभी को कम्पीट करने का। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ पार्टी और कैंडिडेट कैन, अब क्या क्या होता है देखिए, कैंपिंग के टाइम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ब्राइब और थ्रेटन वोटर, आप किसी को डरा नहीं सकते या घूस नहीं दे सकते। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट रीजन, जाति और धर्म का यूज नहीं कर सकते आप कैंपिंग में। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपिंग, गवर्नमेंट रिसोर्स गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी उसको यूज नहीं करते, गवर्नमेंट का मशीनरी वगैरह यूज नहीं कर सकते। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा एंड 10 लाख फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली। तो बड़ा ये थोड़ा पुराना डाटा है, 2002-3 का है। लोकसभा में 25 लाख थे और राज्यसभा में 10 लाख। अभी ये थोड़ा चेंज हो गया है, लेफ्ट साइड में दिया है देख लीजिए। 2014 का है बेटा, लोकसभा में है जो बड़ी लोकसभा सीट से वहां 70 लाख और कम से कम ये 22 से 54 लाख के आसपास है, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है। असेंबली इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन की बात करें एमएलए की, तो ये 20 से 28 लाख तक, बड़ी सीट है तो 28 लाख और नॉर्मली मिनिमम 20 लाख हो सकता है, ठीक है। छोटी सीट में 20 लाख की लिमिट लगा सकती है इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है बेटा, छोटी सीट है तो ये लगा सकता है और बड़ी सीट में ये, और इसका बेटा कहीं ना कहीं उन्हें प्रूफ देना पड़ता है हमारा कितना खर्चा हुआ है, ताकि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कार्रवाई ना करें। चलिए, सो इफ दे डू सो द इलेक्शन कैन बी रिजेक्ट बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इवन इलेक्टेड यानी जीतने के बाद भी बेटा उनको रिजेक्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन अगर इनमें से कोई चीज वायलेट होती है। इन एडिशन टू लॉ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन अवर कंट्री हैव एग्रीड टू मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ये मैंने टीएन सेशन का पढ़ाया था बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये टीएन सेशन ही लाए थे तीसरा, जिसकी वजह से ये सुधार बेटा पहली बार इलेक्शन कमीशन, इससे पहले इन चीजों को रेगुलेट नहीं किया जाता था। कोड ऑफ कंडक्ट आया, इसके बाद इन चीजों में सुधार आया। फॉर इलेक्शन कैंपेन अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी कैन कैंडिडेट कैन, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, अब नो इन नहीं कर सकते। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन, आप वर्शिप मस्जिद वगैरह को, मंदिर को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यूज गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट ऑफिशियल इलेक्शन ऑफिशियल्स को यूज नहीं कर सकते गवर्नमेंट व्हीकल। वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर शैल नॉट फेयर फाउंडेशन, आप कोई नई घोषणा या नया फाउंडेशन स्टोन नहीं लगा सकते, नए प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। टेक एनी बिग पॉलिसी, ऐसी बड़ी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते जो इलेक्शन को इफेक्ट करता हो। और मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, तो ये गवर्नमेंट बेटा नहीं, गवर्नमेंट भी कहीं नहीं चाहे, गवर्नमेंट सिर्फ नॉर्मल अपना ऑफिशियल वर्क करती है, बड़ी चीजें वो नहीं कर सकती है, ठीक है। यहां बेटा ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट 6 टॉपिक में पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स लास्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।